हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट बिल जिसकी वजह से पूरे देश में एक कोहराम सा मचा हुआ भूचाल सा आया हुआ है। एक एग्रीकल्चर बिल जिसको लोकसभा में स्वीकृति प्राप्त हो गई है और आज दिनांक 23 सितंबर 2020 से जस्ट एक दिन पहले अर्थात 22 सितंबर को इस बिल को राज्यसभा से भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। बेसिकली ये तीन बिल हैं। बेसिकली तीन प्रकार के बिल हैं जो कि इस प्रकार से है। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटी बिल 2020 और सेकंड बिल जो है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस assurance and farm services bill 2020 and third one is the very important bill which is also related to it, and its name is the essential commodities amendment bill 2020. These bills basically are related to each other and basically give the farmers more freedom for more independence and more way to choose where to sell their products. Okay. और जो थर्ड बिल है जिसके अंतर्गत इसेंशियल कमोडिटीज़ से कुछ जो कमोडिटीज़ है उसको आउट ऑफ रेंज रखा गया है ताकि किसान उसका कुछ हद तक स्टॉक कर सके और उस स्टॉक को इलीगल किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा घोषित न किया जा सके। इससे क्या होगा कि किसान की कुछ आमदनी में वृद्धि होगी। तो ये बिल वर्तमान सरकार द्वारा लाया गया है और इस बिल के क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कौन्स है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस बिल के बाद में मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप इस बिल के बारे में सभी प्रकार के जो पहलू हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, किसानों की समस्याएं हो गई, किसानों को क्या प्रॉब्लम है इस बिल से, क्यों इतना देश में इतना आंदोलित हो गया है, क्यों इतना उद्वेलित देश हुआ, क्यों किसानों के मन में आशंकाएं हुई, इन सब बातों के हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। वो इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए ये बिल किस प्रकार से क्या कहता है। प्रथम और जो फर्स्ट बिल था उसका पूरा नाम था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। अब इसका बेसिकली क्या मतलब है, देखिए आज से जब ये बिल आया था उससे कुछ दिनों पहले तक हमारे यहाँ पे जो किसानों को एक फैसिलिटी थी वो थी APMC, एक मंडियाँ होती थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़। इसके माध्यम से कोई भी किसान अपनी फसल को बेचने के लिए बाउंडेड था कि वह अपनी फसल को पहले मंडी में लेके आएगा, कुछ शुल्क कुछ टैक्स जो होंगे वो चुकाएगा मंडी में, और उसके माध्यम से जो आड़तीये होते हैं, आड़तीये बेसिकली क्या होते हैं कि जो किसान और जो मार्केट के बीच के अंतर जो काम करते हैं, अर्थात जो किसान का प्रोडक्शन होता है, जो कमोडिटीज़ होती है, जो खाद्य होता है, वो आप तक पहुंचने से पहले कुछ आड़तियों कुछ बिचौलियों के बीच में रहते हुए आता है। इससे क्या होता है कि वो आड़तिये उस फसल को कुछ टाइम पीरियड के लिए रख लेते हैं, रोक लेते हैं, उसका गलत होर्डिंग्स उसका करते हैं। इससे उस फसल की कीमत में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अब वो वृद्धि जो होती है, जो किसान है, जो उसको उगाता है, जो उसके लिए मेहनत करता है, जो उसका असली मालिक है, उस तक उसकी वृद्धि का लाभ नहीं पहुंच पाता है। उसका सारा फ़ायदा कौन उठा ले जाता है? ये बिचौलिए आड़तिये। अब ये किसके माध्यम से रेगुलेट होता था? ये एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि APMC के माध्यम से ये रेगुलेट होता था, और APMC जो मंडी रूल्स होते थे उसके माध्यम से ही इसको रेगुलेट किया जाता था। अब समस्या कहाँ थी कि हर राज्य का अपना एक APMC एक्ट होता था, वो उसको अडॉप्ट करता था और उसके तहत ही वह वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करता था। अब चूँकि हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो राज्य सूची का विषय है। जैसा कि हमें पता है कि सभी प्रकार के विषय को केंद्र सूची, राज्य सूची और जो एक समवर्ती सूची उसके अंदर का डिवाइड किया गया है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो जो खेती है, एग्रीकल्चर है, उसको बेसिकली रखा गया है जो राज्य की सूची, अर्थात राज्य को एक विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो कुछ राज्य भी स्पेशली जो नॉन NDA गवर्नमेंट वाले शासित राज्य हैं, वहाँ पे उद्वेलना का स्तर ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि उनको ये लग रहा है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो उनकी विषय है, जो उनकी सूची है, जिस पे उनको अधिकार होता है, जो उनका विशेष अधिकार है, उसके अंतर्गत एक हस्तक्षेप किया गया है। और ये हस्तक्षेप एक तरीके से उनके जो संवैधानिक राइट है, फेडरलिज्म है, उस पर वो उसको अटैक मान रहे हैं। तो भावुकता का एक स्तर देखा गया है जिसके अंतर्गत न बल्कि किसान, राज्य सरकारें और जो आड़ती जो बिचौलिए, उनके अंदर भी एक उद्वेलना सी देखी जा रही है। अब आइए आगे हम इस पर देखते हैं कि किस प्रकार से APMC एक्ट किसानों को अफेक्ट करता था। हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो APMC एक्ट था, जो अभी जो नया बिल आया, फार्मर्स एक्ट आया है, उसके आने से पहले APMC एक्ट उन मंडियों के अंदर चला करता था। अब उस मंडियों के अंदर क्या होता था कि कोई भी किसान
के लिए जब गवर्नमेंट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करती थी तो उसके बाद में किसान के लिए ये एसेंशियल हो जाता था कि वह अपनी फसल को लेकर मंडियों तक पहुँचे और उस फसल को वहाँ पे वो बेचे मंडियों के माध्यम से, और जो फिर बाद में नाफेड और एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नाफेड जो एजेंसी होती थी उसके माध्यम से इस अनाज को जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें होती थी जैसे खाद्य सुरक्षा स्कीम हो गई और अन्य स्कीमों के माध्यम से गरीब लोगों तक बीपीएल लोगों तक पहुंचाया जाता था और देश के जहां पर भी अन्य स्टेट्स में इसकी कमी होती थी वहां पर इसकी सप्लाई की जाती थी। तो एक सिस्टम सब पहले बना हुआ था, तो फिर क्या इस तरीके की आवश्यकता पड़ी, क्या प्रॉब्लम्स आई कि हमें एक नए रूल्स को लाना पड़ गया। एक्चुअली जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार है वो चाहती है कि 2022 तक हर किसान की इनकम को डबल किया जा सके, दुगना किया जा सके, उससे भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो इसके अंतर्गत उसने काफ़ी सारे सुधार लेकर आए। उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है वर्तमान यह नियम, जिसके माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि का दावा किया जा रहा है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि क्या ये दावा सच में साबित हो पाएगा, किसानों को जो मन में आशंका है वो निर्मूल है या फिर उसके पीछे कोई तथ्य कोई आधार है, या फिर एक किसी प्रकार की एक पॉलिटिकल साजिश का हिस्सा है वो सब, जिसके माध्यम से किसानों को उद्वेलित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये बिल क्या है, बेसिकली जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने का एक ये प्रमुख टूल की तरह देखा जा रहा है। ये एक वर्तमान सरकार के माध्यम से जो किसानों को न्यू स्कीम्स के माध्यम से और जो किसानों को आय में वृद्धि के जो तरीके हैं और जो उसके माध्यम में जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं जिस माध्यम से किसान की आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो उनको दूर करने का एक जो श्रृंखला है उसी का ही एक हिस्सा है वर्तमान रूल। और ये जो बिल है वो काफ़ी हद तक किसानों को वर्तमान राज्य सरकार से भी इंडिपेंडेंट कर देगा, क्योंकि राज्य जो होते थे वो किसानों के ऊपर एपीएमसी एक्ट के माध्यम से ही नियंत्रित रख पाते थे, उनसे सेस वसूल पर कर पाते थे, और जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो कुछ प्रकार के जो मिनिमम जो अन्य प्रकार के टैक्सेस होते हैं उसकी वसूली वो एपीएमसी एक्ट के तहत ही हो पाती थी, क्योंकि मंडियों तक आना आवश्यक था किसान का। और अब इस एक्ट के माध्यम से मंडियों को ख़त्म तो नहीं किया जाएगा, एपीएमसी एक्ट को अपनाने या फिर त्यागने के लिए राज्य पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन किसान को अब ये स्वतंत्रता दे दी गई है कि वो मंडियों तक ना आकर के बाहर भी अपनी फसल को बेच सके। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसान के पास में एक अलग प्रकार का एक रास्ता रहेगा जिसके माध्यम से वो चाहे तो मंडी में जा सकता है, और यदि उसे कोई बाहर की तरफ कोई व्यापारी कोई बिजनेसमैन उसे बढ़िया फसल का मुआवजा दे सके, बढ़िया फसल के पैसे दे सके जो एमएसपी से ज़्यादा भी हो और उसके किसान के मन मुताबिक माफ़ी हो, तो उसको ज़रूरी नहीं कि वो उस मंडी के अंदर जाए, वहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रकार के राज्य द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स की चुकाए और फिर जाकर अपनी फसल को बेचे, तो वो बाहर भी अपनी फसल को बेच पाएगा। अब ये बेसिकली क्या है कि इस बिल के माध्यम से जो फार्मर्स और ट्रेडर्स के माध्यम से एक सीधा रिलेशन सेटअप करने की कोशिश की गई, जिसमें के बीच में आड़ती नहीं आएंगे, जिसके बीच में राज्य सरकार नहीं आएगी, उसकी एपीएमसी एक्ट नहीं आएगा, और मंडियां भी होते हुए भी वह एक अलग रास्ता किसान को प्रोवाइड कराएंगे, जिसके माध्यम से किसान की आय में वृद्धि होगी। अब इसके माध्यम से किसान के लिए ये रास्ते भी खुल जाएंगे कि वह चाहे तो अपनी फसल को बेच सकता है बाहर की तरफ, साथ ही साथ वो अन्य आसपास में राज्य, कुछ ऐसे राज्य भी हम देखते हैं कि केंद्र जो राज्य के पर्टिकुलर राज्य होते हैं उनकी राजधानियों से तो काफ़ी दूर होते हैं, किंतु अन्य जो राज्य होते हैं उसके कुछ ज़िले जो बॉर्डर पे होते हैं उनके बड़े पास में पड़ते हैं, तो उसमें किसान को थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी कि वो अपनी फसल को लेकर निकट के किसी राज्य में जाए और वहाँ पे बिना मंडी में रजिस्टर्ड कराए अपनी फसल को बेच सके, बिना एपीएमसी एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड कराए वो अपनी फसल को बेच सके। तो ये एक उसके पास में एक एक्स्ट्रा रास्ता है जिससे थोड़ी बहुत इनकम उसकी वृद्धि होने की गुंजाइश रहेगी। और ये स्पेशली जो रूल है उसमें एक लाइन और जोड़ी गई है कि जो 5 हेक्टेयर्स तक की लैंड रखते हैं, जो उससे कम के लैंड रखते हैं उसको उनको स्पेशली बेनिफिट होने का दावा किया जा रहा है। और द बिल ऑल्सो प्रोवाइड रिमूवल ऑफ आइटम सच एज सीरियल्स पल्सेस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल, और जो इसके साथ में जो बिल पेश किया गया था उसके अंतर्गत
देखिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लॉन्ग टाइम से भारत में एग्जिस्ट रहा है, जिसके माध्यम से जो केंद्र सरकार होती है कुछ फसलों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट मानते हुए उसके ऊपर उसका एम्बार्गो इम्पोज करती है, जिसके माध्यम से उसका एक्सपोर्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसको उसकी एक होर्डिंग जो होती है उसको एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा नहीं रख सकता है कोई भी किसान। तो कुछ पर्टिकुलर फसलें जैसे कि सीरियल्स हो गई, दालें हो गई और कुछ प्रकार के तेल हो गए, तो उनको इस लिस्ट से बाहर रखा गया है ताकि किसान जो है सॉरी इस प्रकार की फसलों का एक प्रकार से संग्रहण कर सके और उसको अपने समय आने पर उसको निकाल सके, बेच सके, ताकि उसको सफिशिएंट अमाउंट जो है उसकी फसलों का उचित फसल का जो वैल्यू है वो उससे प्राप्त हो सके। अब देखते हैं कि किसान को किस प्रकार की समस्याएं इस बिल से आ सकती है, क्या उसकी आशंकाएं हैं, किस प्रकार का जो सबसे बड़ी आशंका निकल के आ रही है, जो सबसे बड़ी अभी वर्तमान में सुनने को मिल रही है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के है कि मिनिमम किसान को ये लग रहा है कि एपीएमसी एक्ट खत्म होने के बाद में उसके लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अश्योर्ड करता था किसान को कि यदि मान लो कोई व्यापारी एक पर्टिकुलर मिनिमम लेवल से ऊपर खरीदने को तैयार नहीं है, उसको वो वाला जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उससे भी कम पैसे दे रहे हो, तो किसान के पास में एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी फसल को मंडी में ले जा सकता है, एपीएमसी एक्ट के तहत जो मंडियाँ बनी उसमें ले जा सकता है, अपनी फसल को वहाँ पर वो बेच सकता है। किंतु अब किसान को ये लगने लगा है कि यदि मान लो एपीएमसी मंडियों का अस्तित्व खतरे में आएगा तो उस स्थिति के अंदर किसान जो है वो किसान के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है केंद्र सरकार घोषित नहीं करेगी। किंतु जैसे कि वर्तमान सरकार ने कुछ ही समय बाद में जो मोदी जी ने ट्वीट किया उसके माध्यम से क्लियर करने का प्रयास किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बंद नहीं किया जाएगा। और जस्ट हम देखा कि जस्ट एक दिन पहले ही जो वर्तमान सरकार है उसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ बढ़ा के भी लगाए हैं, तो जो इस प्रकार की आशंकाएं हैं उसको निर्मूल साबित करती है। साथ ही साथ ये भी श्योर करती है कि चूँकि एपीएमसी एक्ट को ख़त्म नहीं किया जाएगा, राज्य के ऊपर रहेगा कि वो मंडियों को कंटिन्यू रख सकती हैं। तो इस स्थिति में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म करने की जो आशंका है वो काफ़ी हद तक कम होती प्रतीत होती है। और जो सेकंड है, जो किसान को ये लगता है कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो वर्तमान में यदि मान लो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आती है उसके साथ कांटेक्ट करती है तो वो अपनी शर्तों पे उन किसानों को झुका सकती है, क्योंकि उसकी मोल भाव करने की क्षमता जो कंपनी की वो ज़्यादा होगी, वो एक सामान्य से किसान को अपने स्तर पे झुकाने की क्षमताएं वो रख सकती है। ये जो आशंकाएं हैं उसको कुछ हद तक कहा जा सकता है कि इसको वर्तमान सरकार को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके की आशंकाएं वर्तमान समय में नहीं बल्कि आज़ादी से पहले भी, जैसे कि हम बिहार और बंगाल में देखते हैं कि वहाँ नील की खेती जो करवाई जाती थी वो बड़ी कंपनियों के माध्यम से करवाया जाता था। साथ ही साथ जो अंग्रेज व्यापारी थे वो अपनी शर्तों पे उन किसानों के मन माफिक जो एग्रीमेंट करवा लेते थे और उसके माध्यम से वो उन फसलों को जो है वो अपने हिसाब से उसको उगाते थे। तो अब बात यह आती है कि यदि वर्तमान जो सरकार है किसानों के प्रति वो अवेयर है तो वो डेफिनेटली इसमें आगे की तरफ इस तरह कुछ रूल्स लेकर आएगी जिससे किसानों का शोषण जो है वो रोका जा सके, किसानों को उसकी फसल का मुआवजा समय पर दिलवाया जा सके और कंपनियों के माध्यम से यदि किसी प्रकार का शोषण होता है तो उसे भी कम करने के तरीके देखे जा सकें। ये कुछ पिक्स हैं जिसके माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से देश में पंजाब, उत्तर प्रदेश और जो हरियाणा जैसे राज्य हैं किस प्रकार से इस जो बिल के आने के बाद में आंदोलित हुए हैं, किसान सड़कों पर आए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। और ये है जो डबल फार्मिंग इनकम DFI, डबल फार्मिंग ऑफ इनकम ऑफ जो फार्मर्स है उसको किस तरीके से 2022 तक इम्प्रूव किया जा सकेगा, उसका एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टस प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो कुछ रूल्स लेकर आई है जिसके माध्यम से किस प्रकार से किसान के इनकम को वृद्धि की जाएगी, वो बढ़ेगी, और किस प्रकार से जो एक महत्वपूर्ण सुधार जो किसान की जो उसकी खेती है उसके संदर्भ में जो एक हम देखते हैं कि वर्तमान में यदि हम देखें तो आज भी हमारे देश की लगभग 58% पॉपुलेशन जो है जॉब के लिए खेती पर निर्भर है और जो GDP में खेती का योगदान है वो मात्र 14 से 15% के आसपास ही है। तो कुछ सुधार की आवश्यकता बहुत लॉन्ग टाइम से महसूस की जा रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन जो एग्रीकल्चर है उसमें सुधार अति आवश्यक हो गया था। तो उसी एक श्रृंखला के तहत ये नियम, ये रूल्स और ये बिल्स पेश किए गए हैं। और हम आगे देखते हैं कि ये जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले इसके अंतर्गत
लेकर आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कुछ जो स्कीम्स है जैसे कि ई नाम हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो इस सिंचाई के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करने के जो स्कीम्स लाई गई थी वो इसमें लागू की गई हैं। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके माध्यम से किसान की फसल को इंश्योर्ड किया गया है कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक विपदा यदि आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी फसल को इंश्योर्ड करेगी और जो मुआवजा है वो मुआवजा कंपनी के माध्यम से दिलवाया जाएगा। तो ये कुछ प्रकार की स्कीम है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, ताकि किसान को समय पर उसके बीज, खाद और जो ट्रैक्टर और जो इस तरीके के इक्विपमेंट यूज़ में आते हैं उसके लिए किसान को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो ये कुछ स्कीम है जिसके माध्यम से किसान के इनकम को बढ़ाने का प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से समय समय पर किया जाता रहा है, पहले पिछली गवर्नमेंटों के माध्यम से भी। और वर्तमान गवर्नमेंट के जो एक विज़न है कि मार्च 2022 जो 2022 जो टाइम पीरियड सेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, जिसके द्वारा किसान की फसल को दुगना और जो किसान की इनकम को दुगना करने की बात कही गई है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एम्पावर्ड कमेटी भी 23 जनवरी 2019 को स्थापित की गई थी, जिसके माध्यम से ये किस प्रकार से किसान की जो इनकम है उसको डबल करने की बात कही गई है। अब ये फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, प्राइस एश्योरेंस, फार्म सर्विस बिल भी साथ ही साथ प्रस्तुत किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से किसान के इनकम जो है उसको दुगना किया जाएगा। द बिल रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में डिटेल से बताया गया है कि किस प्रकार से जो कंपनीज़ हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इस बिल के माध्यम से किसान के खेत में एंटर हो पाएंगे, किस प्रकार से कि कॉरपोरेट जो सेक्टर है वो किस प्रकार से रूरल इंडिया में प्रवेश कर पाएगा, किस प्रकार से वो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रवेश कर पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बदलाव होगा। तो वो सब चीज़ें इसके बारे में डिस्कस की गई इस बिल के माध्यम से। और जो थर्ड और जो लास्ट बिल जो था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत किया वो है इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट। इसके माध्यम से कुछ पर्टिकुलर फसलें और कुछ पर्टिकुलर जो उपज है उसको इसेंशियल कमोडिटी जो ऑर्डिनेंस बना हुआ था उससे आउट ऑफ रखा गया, ताकि उसकी कुछ हद तक किसान उसका स्टोर कर सके और समय आने पर उसके उचित मूल्य वसूल कर सके। तो ये इस तरीके से कुछ रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किए हैं, जिसके माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से किसान की इनकम को अश्योर्ड किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको मार्च जो 2022 तक का जो डेट सेटअप की गई किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एपीएमसी एक्ट जो लाया गया था वो क्या है, किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, क्या इसका मतलब है, क्या है ये सब चीज़ें। तो एपीएमसी की जो एक ये एब्रीविएशन है, इट्स प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अभी मार्केटिंग बोर्ड एस्टेब्लिश बाई स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से इसको किसी स्टेट्स में इसको लागू किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो ऑब्वियसली एपीएमसी एक्ट जो होगा स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ही इसको लागू किया जाएगा और अन्य गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि जो ये एपीएमसी एक्ट है उसमें किस प्रकार से कुछ समस्याएं हैं, किस प्रकार से किसान जो था वो बाउंडेड हो गया है कि अपनी फसलों को मंडियों तक ही बेचेगा। तो वो एक तरीके से आड़तियों के चंगुल में फंसता हुआ नज़र आने लग गया था कि आड़ती अपने मन मुताबिक भाव से उसको फसल को ख़रीदना चालू कर दिया था उन्होंने। हालांकि वो पैसा एमएसपी से ज़्यादा होता था, लेकिन जैसे ही फसल के दाम बढ़ते थे और जैसे ही फसल के कई गुना दाम हो जाते थे तो उस फसल के बढ़ने का जो फ़ायदा था वो आड़तिए ले जाते थे, किसान वैसा का वैसा ही रह जाता था, उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता था। तो इस प्रकार से अब किसान के हाथ में कुछ नियमों के माध्यम से, रूल्स के माध्यम से ये इंश्योर करने का प्रयास किया गया है कि वो आड़तियों के चंगुल में ना फंस के और जो व्यापारी वर्ग है उसको आउट ऑफ मंडी एक्ट से भी वो डील कर सके, एपीएमसी एक्ट के बाहर भी वो चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार उसको डील कर सके, ताकि उसकी जो फसल का जो एक अश्योर्ड प्राइस है वो उसको प्राप्त हो सके। तो ये एपीएमसी के बारे में बेसिक चीज़ें जो हमने डिस्कशन की, और ये फाइनल कंक्लूजन है कि जो वर्तमान सरकार जो रूल्स लेके आई है इसके प्रति कुछ आशंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं है। ऑब्वियसली कुछ इस प्रकार की आशंकाएं हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको भविष्य में भी देखना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि जो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है अर्थात किसान वर्ग जो
हमारा अन्नदाता भी है उसको इंश्योर्ड किया जा सके, उसकी फसल का उसको उचित मुआवजा मिल सके। और जैसा कि कालांतर में हो चुका है कि अंग्रेज व्यापारियों के माध्यम से हमारे किसानों का शोषण हुआ, उस तरीके की किसी भी प्रकार की यदि आशंका यदि मान लो जनरेट होती है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़र्ज बनता है, दायित्व बनता है कि वो उसको निर्मूल सिद्ध करे, साथ ही साथ किसानों की आय को भी सुनिश्चितता प्रदान करे। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 2020 तक 2022 तक किसान की जो इनकम है उससे बढ़ा सके, 2022 तक जो किसान की इनकम बढ़ाने का जो वादा किया गया है वो उसे पूरा किया जा सके। तो ये सब बेसिकली चीज़ें थी। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि जो भी APMC एक्ट से रिलेटेड और जो MSP प्राइस से रिलेटेड और जो वर्तमान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल लेके आई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसके संदर्भ में जो भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं उसके जवाब दिया जा सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है पूरे देश को जिसने उद्वेलित किया है। किसान वर्ग जो हमारे समाज का एक बहुत ही वल्नरेबल भाग रहा है, छोटी छोटी जो विपदाएं आती थी, चाहे वो तेज वृष्टि हो या फिर बिल्कुल सूखा पड़ जाता हो, उसमें किसान ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, लायबिलिटी थी कि 2022 तक का जो उसने स्वप्न देखा है कि किसानों के इनकम को दुगना किया जाए, वो किस तरीके से उसको पूरा कर सकती है। तो उसी श्रृंखला में ये बिल लाए गए थे। अब देखना ये है कि ये कितना किसान की इनकम को बढ़ा पाते हैं, ये थोड़ा समय के गर्भ में रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रयास हैं उसमें कुछ डाउट हो सकते हैं, किंतु वो जो एक अच्छी इच्छा से लाए गए हैं, तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि निश्चित तौर पे भारतीय किसान के लिए एक आशीर्वाद की तरह होगा, भारतीय किसान के लिए एक सहयोग की तरह होगा और उसके इनकम को निश्चित तौर पे इंश्योर करेगा। जय हिंद, जय भारत।